नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। हम लोग ग्राम पंचायत अधिकारी की जो सीरीज़ कर रहे थे उसके 2 भाग हम लोग कर चुके थे। ये तीसरा भाग है और इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से इसकी पीडीएफ ले सकते हैं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इसे शेयर करिएगा। क्वेश्चन नंबर पहला दिया है, पंचायत सहायक के कार्य क्या हैं? पंचायत सहायक के काम क्या हैं? पंचायत सहायक का जो आजकल काम होता है, वो उसका काम अकाउंटिंग का भी होता है, अकाउंटेंट भी होता है वो और डेटा फीडिंग भी करता है। तो हम कह सकते हैं कि जो डेटा एंट्री करने का काम होता है, वो भी यही इसी से करवाया जाता है। तो ग्राम पंचायत की जो योजनाएँ हैं, योजनाओं के निर्माण में मदद करना इसका काम होता है। योजनाओं की देखरेख का भी इसका काम होता है। योजनाओं का क्रियान्वयन करना और क्रियान्वयन जो गाँव स्तर पर होता है, क्रियान्वयन करवाने में मदद करना इसका काम होता है। तो हम कह सकते हैं कि ये सभी काम पंचायत सहायक करता है। साथ ही साथ जो ग्राम सचिवालय होता है, ग्राम सचिवालय, ठीक है? या आप कहो जो पंचायत कार्यालय, इसको भी पंचायत कार्यालय को संचालित करने का जो काम होता है, वो पंचायत सहायक का होता है। इसको खोलना, नियमित रूप से खोलना, तो ये सारे के सारे काम पंचायत सहायक करता है। ठीक है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, यदि ग्राम पंचायत ने कोई कर, शुल्क या उपशुल्क किसी ऐसे व्यक्ति व्यक्ति पर जिस पर उसे लगाना चाहिए था, नहीं लगाया है, तो उसे उस पर लगाने का निर्देश कौन देगा? ठीक है, क्वेश्चन को फिर से समझो। सपोज करो ये व्यक्ति है, पंचायत को इस पर कर लगाना चाहिए था, लेकिन उसने नहीं लगाया। हो सकता है कि ये व्यक्ति काफी रसूखदार हो सकता है इस व्यक्ति का संबंध प्रधान से काफी अच्छा हो, तो फिर पंचायत ने इस पर कर नहीं लगाया, लेकिन इसे लगाना चाहिए था। तो अब कोई व्यक्ति मान लो शिकायत कर देता है कि भाई इस व्यक्ति पर कर क्यों नहीं लगाया जा रहा है, तो फिर कर लगाने का जो आदेश है वो कौन देगा? वो देगा विहित प्राधिकारी। ठीक है, विहित प्राधिकारी। तो आंसर हो जाएगा हाँ चौथा। अब आप जरा इसको धाराओं के संदर्भ में देखो। आपसे अगर धाराएं पूछ ली जाएं, जैसे मैं कहूँ, एक धारा आपने पढ़ी होगी, 37 का, ठीक है? जो ये अधिनियम कौन सा है? संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम 1947। उसकी धारा 37 का, इसको आपने पढ़ा होगा यदि, तो उसमें जो टाइटल दिया है वो दिया है कर, उपशुल्क या फिर शुल्क अ, लगाए जाने के लगाए जाने के संबंध में या लगाए जाने के विरुद्ध अपील करना। ठीक है? तो आपसे ये धारा बिल्कुल पूछी जा सकती है कि अगर कर, शुल्क, उपशुल्क किसी व्यक्ति पर अनायास ही लगा दिए जाएं, तो वो अपील करेगा विहित प्राधिकारी के समक्ष, लेकिन वो किस धारा के तहत करेगा? तो धारा होगी 37 का। ठीक है? अब ये जो 37 का है, इसकी भी 2 उपधाराएं हैं। इसमें जरा पहला देखो, पहला क्या कहता है? पहला कहता है कि अगर किसी व्यक्ति पर, सपोज करो ये व्यक्ति है, इस पर टैक्स लगा दिया पंचायत ने और वो व्यक्ति पर जो कर लगाया है वो अनायास ही लगा दिया है, तो ये व्यक्ति उसकी शिकायत कहाँ करेगा? ये व्यक्ति शिकायत करेगा प्राधिकारी के पास। जो विहित प्राधिकारी होगा, जो भी नियुक्त अधिकारी होगा इस संबंध में, वो व्यक्ति उससे शिकायत कर सकता है कि पंचायत ने हमारे ऊपर गलत तरीके से शुल्क लगा दिए हैं। ठीक है? और इसी 37 का की उपधारा है एक, दो। ये उपधारा एक हो गई और दूसरे उपधारा में क्या कहा गया है? दूसरे में यही बात कही गई है। बात कही गई है कि सपोज करो ये एक पंचायत है, ठीक है? पंचायत, और इस पंचायत ने किसी व्यक्ति पर टैक्स नहीं लगाया, जबकि इसे लगाना था। तो अब इसकी सूचना जाएगी विहित प्राधिकारी के पास, और वो फिर पंचायत को आदेश देगा, ये पंचायत को देगा आदेश कि भाई इस पर टैक्स क्यों नहीं लगा रहे हो? लगाइए। तो ये पंचायत फिर इस पर टैक्स लगाएगी। तो ये सारा का सारा मामला किस धारा में है? धारा है 37 का सेकेंड क्लॉज। ठीक है? आंसर हो जाएगा हमारा हाँ चौथा। क्वेश्चन नंबर 53 देखो, निम्नलिखित में से किसकी स्थापना प्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर की जाती है? प्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर यहाँ किसकी की जाती है? ब्लॉक समिति की,
ग्राम पंचायत की यहाँ पर स्थापना प्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर की जाती है। ठीक है? प्रत्यक्ष चुनाव। अब देखो ये लिखा है जिला परिषद। सपोज करो ये जिला परिषद है। ठीक है? ये है जिला परिषद। जिला परिषद में कौन-कौन शामिल होता है? अगर आप ये समझ गए तो फिर आप समझ जाओगे कि ये प्रत्यक्ष चुनाव के अंतर्गत क्यों नहीं आता है। तो जिला परिषद में कौन-कौन आता है? परिषद का अगर हम गठन करें तो इसके गठन में कौन शामिल होता है? वैसे हम बात करें कि जो जितने भी ब्लॉक होते हैं जिला में, सभी ब्लॉक की जो समितियाँ होती हैं, वो इसमें शामिल होती हैं, जिनका अप्रत्यक्ष रूप से निर्माण किया जाता है। साथ ही साथ इसमें शामिल होता है जो संबंधित क्षेत्र होता है, उसके विधानसभा के सदस्य और साथ ही साथ वहाँ विधान परिषद के भी सदस्य। अब बताओ जिला परिषद का जो गठन हो रहा है वो उसमें विधान परिषद के भी सदस्य शामिल हो रहे हैं, ठीक है? अब ऐसी स्थिति में विधान परिषद के सदस्य क्या प्रत्यक्ष चुने जाते हैं? नहीं, तो फिर ये कहाँ से चुन लिए जाएँगे? ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो सेकंड होगा। क्लियर है बात? क्वेश्चन नंबर 54 देखो। पंचायतों में प्रत्येक ग्राम पंचायत में कम से कम एक अनुसूचित जाति की महिला को प्रतिनिधित्व किस वर्ष प्रदान किया गया? एक ईयर है 1988। ये एक क्रांतिकारी वर्ष था और इसमें जो हमारा उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत में कई सारे परिवर्तन हुए हैं, तो थोड़ा देख लेते हैं। 1988 में हुआ क्या? ये जो 1988 का वर्ष है, इस वर्ष पंचायती राज संबंधी छठा इलेक्शन हुआ था, 6th इलेक्शन। यानी कि छठे पंचायती राज संबंधी चुनाव कब हुए थे? 1988 में। अच्छा, इसी दौरान हुआ क्या? इसी दौरान हुआ ये था कि जो ग्राम पंचायतें हैं, ग्राम पंचायतों में जो जितने भी सदस्य पद थे, सदस्य पदों पर 30% महिला उम्मीदवार होंगी। उम्मीदवार से आशय है महिलाएं होंगी 30% इन सदस्यों में से। ये भी एक प्रावधान 1988 में लाया गया था। फिर से समझो, 1988 छठे इलेक्शन के लिए जाना जाता है ग्राम पंचायत संबंधी। ग्राम पंचायतों में जितने भी सदस्य होंगे उनमें 30% महिलाओं को डाल दिया गया। यानी 30% स्थान अब महिलाएं ग्रहण करेंगी और साथ ही साथ एक इसमें प्रावधान और किया गया था। इसमें कहा गया कि जो प्रत्येक ग्राम पंचायत से एक जो एससी की महिला है, एससी कैटेगरी की महिला, उसको भी प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। एक एससी महिला सदस्य होना अनिवार्य कर दिया गया। ठीक है? फिर से समझो। प्रत्येक ग्राम पंचायतों में एक एससी महिला को, अनुसूचित जाति महिला को इसमें प्रतिनिधित्व अनिवार्य कर दिया गया। किया गया 1988 में। ठीक है? और 1988 के ठीक एक साल बाद, यानी कि हम बात करें 1989 की, 1989 में एक योजना शुरू कर दी गई थी। उस योजना का नाम था जवाहर रोजगार योजना। ठीक है? और उस समय आपको पता होगा 1989 में सरकार किसकी थी? सरकार थी राजीव गांधी की। तो राजीव गांधी जी ने इस योजना को शुरू कर दिया गया था 1900 हाँ, 89 में। ठीक है? तो जो इसका सही उत्तर होगा वो हो जाएगा 1988। प्रश्न को एक बार फिर से समझ लो। प्रश्न में कह रहा है कि ग्राम पंचायत में कम से कम एक अनुसूचित जाति की महिला को प्रतिनिधित्व कब दिया गया? ये दिया गया है 1988 में। प्रत्येक पंचायत से एक एससी महिला को चुना जाएगा। ठीक है? साथ ही साथ एक प्रावधान और याद रखो, ग्राम पंचायतों में जो सदस्यों की संख्या होती थी उसमें 30% महिलाओं को अनिवार्य कर दिया गया था। ठीक है? 1988 किस लिए जाना जाता है? इस वर्ष छठे इलेक्शंस भी हुए थे पंचायती राज संबंधी और इसके ठीक एक साल बाद जवाहर रोजगार योजना को शुरू कर दिया गया था। प्रधानमंत्री तत्कालीन थे हमारे राजीव गांधी। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 55 देखो। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? आपसे बड़ा सिंपल सा प्रश्न पूछा गया है। पंचायती राज दिवस मनाया जाता है 2010 से मनाया जा रहा है और 2010 में उस समय हमारे प्रधानमंत्री कौन होंगे? हाँ, साइलेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मनमोहन सिंह। ठीक है? 10 अप्रैल को जो 24 सॉरी 2010 में 24 जो अप्रैल था, 24 अप्रैल से 2010 से ये पंचायती राज दिवस मनाया जा रहा है।
ठीक है? और इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 2010 में हुई थी। और ये 24 अप्रैल को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 24 अप्रैल 1993 को जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, वो लागू कर दिया गया था। और इसी वजह से पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को घोषित कर दिया गया। ठीक है? अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ कि जो 2023 की थीम है पंचायती राज दिवस की, आप उसे बताइए क्या है? इसे भी याद रखो, ये थीम है आजादी का अमृत महोत्सव, आजादी का अमृत महोत्सव, समावेशी विकास। ठीक है? ये आप थीम भी याद रखिएगा। क्लियर है बात? फिर से एक बार समझ लो। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। कब से मनाया जा रहा है? 2010 से। किसने इसकी शुरुआत करी थी? कौन प्राइम मिनिस्टर था? मनमोहन सिंह। ये 24 अप्रैल को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 73rd जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था 1992 वाला, वो 24 अप्रैल 1993 से लागू हो गया था। और इसी वजह से इसे 24 अप्रैल को मनाया जाता है। 2023 की पंचायती राज दिवस की थीम क्या थी? ये थी समावेशी विकास। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 56 देखो, संयुक्त प्रांत में पंचायतों के लिए संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम कब पारित हुआ? इसकी डेट है वो आपको एज इट इज याद रखनी है। संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम 1947 में पारित हुआ। उत्तर प्रदेश की विधान परिषद, माफ कीजिएगा, विधान सभा से इसे कब पारित किया गया? आप ये बताइए। ये पारित किया गया था 5 जून 1947 को। ठीक है? उत्तर प्रदेश की विधान सभा हो गया, विधान परिषद से कब पारित किया गया था इसे? इसे किया गया था 16 सितंबर 1947 को। ठीक है? अब मुझे ये बताइए, जब ये दोनों सदनों से पास हो गया तो जाएगा किसके पास? उस समय गवर्नर थे, गवर्नर जनरल होते थे। तो फिर ये गया गवर्नर के पास। ठीक है? गवर्नर जनरल के पास उन्होंने इस पर कब अपने अपनी अनुमति दी थी? उन्होंने दी थी 7 दिसंबर 1947 को। आप इसे भी ध्यान रखो। फिर ये गजट में कब प्रकाशित हुआ? गजट में इसका प्रकाशन कब हुआ? ये प्रकाशन हुआ था 27 दिसंबर 1947 को। तो ये सारी बातें आप ध्यान रखो। विधानसभा 5 जून, विधान परिषद से 16 सितंबर, गवर्नर के हस्ताक्षर हुए 7 दिसंबर को, 7, और गजट में प्रकाशन हुआ 27 दिसंबर को। और ईयर सेम है 1947। ठीक है? आप इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पंचायती राज व्यवस्था उत्तर प्रदेश के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। जिला पंचायत, उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, थर्ड लेयर की। तो जिला पंचायत भी होगी, ग्राम पंचायत भी होगी और क्षेत्र पंचायत भी होगी, अर्थात सभी हैं। अब मुझे इनके सचिव बताओ जरा। जिला पंचायत का सचिव किसे कहा जाता है? बता सकते हो आप? हाँ, बिल्कुल। कौन है ये? इसे कहा जाता है मुख्य विकास अधिकारी। मुख्य विकास अधिकारी, या फिर आप कह सकते हो पंचायती राज अधिकारी। ठीक है? इसे कहा जाता है जिला पंचायत का सचिव। अब बताओ, ग्राम पंचायत का सचिव किसे कहा जाता है? ये तो सबको पता होगा, वीपीओ, है ना? ग्राम पंचायत अधिकारी। ठीक है? और क्षेत्र पंचायत का सचिव किसे कहा जाता है? क्षेत्र पंचायत का सचिव कहा जाता है बीडीओ को। बीडीओ बोले तो खंड विकास अधिकारी को। ठीक है? आप ये भी बातें ध्यान रखो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का प्रावधान किया गया? त्रिस्तरीय व्यवस्था का प्रावधान किसमें किया गया है? तो आपने संविधान का एक आर्टिकल पढ़ा होगा, अनुच्छेद 243 का बी। ठीक है? 243 का जो बी है, इसमें दो सब आर्टिकल हैं। कौन कौन से? आर्टिकल 243 का बी, क्लॉज बी, सब क्लॉज 1 और सब क्लॉज 2, ये दोनों अलग अलग हैं। पहले क्लॉज में क्या कहा गया है, जरा आओ इसको देख लेते हैं। इसमें कहा गया है कि जो प्रत्येक प्रत्येक ग्राम होगा, या माफ कीजिएगा, प्रत्येक जो राज्य होगा, वो राज्य
ग्राम, साथ ही साथ मध्यवर्ती, ग्राम स्तर पर, मध्यवर्ती स्तर पर और जिला स्तर पर इसमें पंचायतों का गठन किया जाएगा। पंचायतों का गठन होगा। ठीक, बात समझ पाए आप फिर से समझो। 243 आर्टिकल क्लॉज बी सब क्लॉज ए में क्या कहा गया है? कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में ग्राम स्तर पर, मध्यवर्ती स्तर पर और जिला स्तर पर पंचायतों का गठन किया जाएगा। अब ये तीन स्तर हो गए, आप देखिए इनको, ये पहला स्तर, दूसरा स्तर, तीसरा स्तर। तो अब इसमें वही पूछा गया है कि पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का प्रावधान कहाँ है? तो आर्टिकल 243 का बी या 243 का खा, हमारा ये सही हो जाएगा। दूसरे क्लॉज में आओ, दूसरा क्लॉज क्या कहता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। इस दूसरे क्लॉज में क्या कहा गया है? कहा यह गया है कि जब आपके राज्य की आबादी 20 लाख से कम हो, ये राज्यों को हिदायत दी गई है। कहा गया है कि अगर आपके राज्य की आबादी 20 लाख से कम हो तो राज्यों का ये दायित्व तो है कि वहां वो मध्यवर्ती स्तर का या मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का गठन न करें। ठीक है, न करें। क्लियर है बात? तो अब आप इसको मोटा मोटा आइडिया समझो कि आर्टिकल 243 क्लॉज बी सब क्लॉज 2 में कहा गया है, जिन राज्यों की आबादी 20 लाख से कम है वहां मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का गठन नहीं किया जाएगा। क्लियर है बात? तो ये आप अपनी लैंग्वेज में बना के लिख लेना, वीडियो पॉज करके। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, ग्राम सभा का सदस्य माना जाता है, किसे माना जाता है? ग्राम सभा का वही सदस्य होगा जो 18 वर्ष का होगा, साथ ही साथ उसका नाम निर्वाचक नामावली में होगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ये हो जाएगा चौथा, जिसका नाम पंचायत की निर्वाचन सूची में हो। ठीक है। एक आपने धारा पढ़ी होगी, किसकी धारा? संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा, मैं 2 की बात कर रहा हूं। धारा 2 में दो आर्टिकल्स यानी दो सब क्लॉज हैं, एक है छा और एक है जा। इन दोनों में कंफ्यूजन बहुत होती है। जो धारा 2 का छा है उसमें कहा गया है ग्राम सभा की परिभाषा। ठीक, ग्राम सभा की परिभाषा। धारा 2 के जा में कहा गया है ग्राम पंचायत की परिभाषा। ठीक है, तो इन दोनों में कंफ्यूजन नहीं आपने बिल्कुल करना है। हो सकता है कि जैसे आपने बोला कि जैसे क्वेश्चन में आए कि ग्राम सभा की परिभाषा किस आर्टिकल में है या ग्राम पंचायत की परिभाषा किस आर्टिकल में है, तो बिल्कुल हाँ, इसको बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिए। धारा 2 के छा में ग्राम सभा है और जा में है ग्राम पंचायत। ठीक है, अब ये रहा हमारी ग्राम सभा। ग्राम सभा से कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे अगर हम आपसे पूछें कि पंचायती राज जो संस्थान है, पंचायती राज संस्थान की आत्मा किसे कहा जाता है? ग्राम सभा को। ठीक है, मैं आपसे पूछूं कि जो ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत द्वारा अ, ग्राम पंचायत द्वारा लिए गए निर्णय की समीक्षा कौन करता है? फिर से समझो, ग्राम पंचायतों द्वारा जो भी निर्णय लिए जाते हैं उनकी समीक्षा करने का अधिकार किसके पास है? ग्राम सभा के पास। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि जो ग्राम पंचायतें हैं, ग्राम पंचायत अगर जो बजट बनाए, जैसे सपोज करो ग्राम पंचायत ने कोई बजट बनाया, उसने कोई गांव में विकास करने के लिए कोई वित्तीय विवरण दिया, ठीक है, उन पर कोई व्यय करने की बात ग्राम पंचायत कर रहा है, तो इन सभी पर चर्चा करने का अधिकार किसे है? चर्चा करने का अधिकार है ग्राम सभा को। ठीक है, फिर से आप समझो, पंचायती राज की आत्मा किसे कहा जाता है? ग्राम सभा को। ग्राम पंचायत द्वारा कोई भी अगर निर्णय लिया जाता है तो उसकी समीक्षा करने का अधिकार किसे है? ग्राम सभा को। साथ ही साथ ग्राम पंचायत अगर बजट, कोई वित्तीय विवरण या व्यय पर व्यय करने की बात करती है तो उस पर कोई भी किसी भी प्रकार की चर्चा, बजट संबंधी हो, वित्तीय संबंधी हो या फिर व्यय संबंधी हो, इन पर चर्चा कौन कर सकता है? ग्राम सभा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो,
ग्राम पंचायत अधिकारी का मुख्य काम क्या होता है? ग्राम पंचायत अधिकारी का जो मुख्य काम होता है, वो होता है सरकार की योजनाओं का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन करना, ठीक है? साथ ही साथ उसे करवाना। तो इसका पहला सही हो जाएगा। ये जो दूसरा दिया है ग्राम पंचायत की मतदाता सूची तैयार करना, ये पंचायत अधिकारी का काम नहीं होता है। तो फिर किसका होता है? आपने एक नाम सुना होगा राज्य निर्वाचन आयोग का, ठीक है? राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग के कई सारे काम होते हैं। जैसे हम कुछ कामों की बात करें, तो जो पंचायती राज है, पंचायती राज का चुनाव करवाना, ठीक है? ये इसका काम होता है राज्य निर्वाचन आयोग का। दूसरा काम क्या है? मतदाता सूची बनाना, ठीक है? ये भी इसका काम होता है। देखो, मतदाता सूची तैयार करना, क्या ये पंचायत राज अधिकारी का काम होगा? नहीं। ये किसका काम होगा? राज्य निर्वाचन आयोग का। तीसरा काम, बहुत सारे इसके काम होते हैं। जैसे हम कहें चुनाव की सार्वजनिक सूचना देना, ठीक है? ये भी इसका काम होता है। और क्या काम हो सकते हैं? जैसे चुनाव के लिए उम्मीदवारों का नामांकन, चुनाव के लिए जो उम्मीदवार होते हैं उनका नामांकन करना, वोटों की गिनती करना, है ना? चुनाव परिणाम की घोषणा करना, तो बहुत सारे काम होते हैं इनके। आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा, जब भारत के संविधान को आपने गहनता से अध्ययन किया होगा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 61 देखो। ग्राम पंचायत भूमि प्रबंधन समिति का सचिव कौन होता है? अब यहाँ से आगे बात आ गई भूमि प्रबंधन समिति की। तो आपने एक आर्टिकल पढ़ा होगा, आर्टिकल मैंने बोल दिया, बल्कि धारा बोलूं तो ज्यादा बेहतर होगा। जो संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम है 1947, उसकी एक धारा है 28 का, ठीक है? 28 का उसमें दिया है भूमि प्रबंधन समिति के बारे में। भूमि प्रबंधन समिति, अच्छा, भूमि प्रबंधन समिति के बारे में के बारे में 28 का क्या में दिया है। तो ये धाराएं भी आपको याद करनी पड़ेंगी। अब भूमि प्रबंधन समिति को एक नाम और दिया जाता है, इसे कहते हैं गांव समाज की कार्यकारिणी। फिर से समझो, गांव समाज की कार्यकारिणी किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है भूमि प्रबंधन समिति को, ठीक है? अब जरा देखो, ये है हमारे प्रधान बाबू, ये अध्यक्ष होते हैं किसके? जो हमारा प्रधान होता है, वो अध्यक्ष होता है एक तो ग्राम सभा का, अध्यक्ष होता है ग्राम पंचायत का, ये अध्यक्ष होता है भूमि प्रबंधन समिति का, ठीक? प्रश्न में हमसे बोला है कि भूमि प्रबंधन समिति का सचिव कौन होता है? आ जाओ इसको भी देख लेते हैं। अगर आपसे पूछे कि भूमि प्रबंधन समिति का मंत्री कौन होता है, या भूमि प्रबंधन समिति का सेक्रेटरी कौन होता है, या भूमि प्रबंधन समिति का सचिव कौन होता है, तो फिर इसका एक ही उत्तर होगा, वो होगा लेखपाल, ठीक है? आंसर हो जाएगा लेखपाल। क्लियर है बात? चलिए, इसको एक बार फिर समझ लो। भूमि भूमि प्रबंधन समिति किस धारा में है? बार बार आर्टिकल निकल जा रहा है मुंह से। दरअसल वो अ, भारत के संविधान को ज्यादा गहनता से पढ़ लिया है, तो वहीं से कुछ हाँ, जहां मैं धारा या आर्टिकल बोल जाऊं तो आप धारा समझिएगा। हो सकता है जल्दबाजी में हाँ आर्टिकल निकल जाए, ठीक है? तो धारा 28 के का में दिया गया है भूमि प्रबंधन समिति। और ये, इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है गांव समाज की कार्यकारिणी, ठीक है? प्रधान अध्यक्ष होता है ग्राम सभा का, साथ ही साथ ग्राम पंचायत का, और भूमि प्रबंधन समिति का भी ये अध्यक्ष होता है। भूमि प्रबंधन समिति, ये इसका मंत्री कौन होता है? लेखपाल। या फिर आपसे सेक्रेटरी पूछे, लेखपाल बताओगे, या फिर आपसे पूछे सचिव कौन होता है, आप यही बताओगे, लेखपाल, ठीक है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो। पंचायती राज व्यवस्था की आधारशिला किसे कहा जाता है? बताइए। पंचायती राज जो व्यवस्था है, आधारशिला कहा जाता है ग्राम सभा को। अब जो 1947 का अधिनियम है, उसका एक अध्याय है, ये अध्याय कौन सा है? तीसरा, ठीक है? और इसका टाइटल क्या है? टाइटल है
ग्राम सभा की बैठक और प्रत्यय। मैं इससे एक प्रश्न आपसे पूछता हूं। इस अध्याय में एक धारा दी गई है, धारा 11। ठीक है। धारा 11 में मुझे ये बताइए किसका वर्णन है। धारा 11 में वर्णन है ग्राम सभा के कोरम का। कोरम, कोरम क्या होता है? वो न्यूनतम संख्या जिसके माध्यम से बैठक हो सके। आपने संविधान पढ़ा होगा तो वहां देखा होगा कि जब संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा कॉल किया जाता है तो उसमें कोरम होना अनिवार्य है कि इतना कोरम होगा तभी वहां पर बैठक संपन्न होगी, है ना। तो यहाँ पर कोरम कितना होता है? ग्राम सभा की अगर बैठक संपन्न करवानी है तो फिर टोटल ग्राम सभा के मेंबर्स का 1/5 सदस्य कोरम होता है। ठीक। फिर से समझो, कोरम क्या है? वो न्यूनतम संख्या जिससे बैठक हो सके। यानी कि हाँ, कोई एक सपोज करो, एक मान लीजिए ये क्लास है। इस क्लास में कोई टीचर है, वो पढ़ा रहा है, तो उसकी भी एक कंडीशन होती है कि भाई कम से कम एक बच्चा तो हो जिसको मैं पढ़ाऊं, है ना। कोरम की ठीक वही स्थिति है कि कम से कम इतने सदस्य हों कि बैठक हो सके। तो कोरम कितना होना चाहिए? टोटल ग्राम सभा के सदस्यों का 1/5 भाग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो। प्रां- पंचायती राज जो संस्थाएं हैं उनमें महिलाओं तथा दुर्बल वर्गों के लिए अधिक प्रतिनिधित्व के समर्थक कौन थे? ये थे राजीव गांधी जी। ठीक है। ये चाहते थे कि महिलाएं और जो दुर्बल वर्ग हैं उनका प्रतिनिधित्व पंचायती राज में किया जाए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो। पंचायती राज अधिनियम में संशोधन कर ग्राम पंचायतों में महिलाओं के लिए 30% आरक्षण की व्यवस्था किस वर्ष की गई थी? तो अभी मैंने आपको पीछे पढ़ाया था 1988। 1988 में कहा गया था कि ग्राम पंचायतों में जो महिलाएं हैं, महिलाओं को 30% आरक्षण दिया जाए। तो आपने हाँ, शुरू में पढ़ा था इसको, मैं बहुत डिटेल में अब नहीं जाऊंगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1988। क्वेश्चन नंबर 66 देखो। ग्राम पंचायत द्वारा लगाए गए कर, शुल्क या उप शुल्क के विरुद्ध अपील किसके पास की जाती है? तो मैंने अभी आपको बताया था कौन सा आर्टिकल था। ये था आर्टिकल माफ कीजिएगा, धारा 37 का। ठीक है। इसी धारा में मैंने कहा था कि अगर ग्राम पंचायत किसी व्यक्ति पर कर, उपशुल्क, शुल्क ये सब लगा देती है तो वो फिर अपील कर सकता है विहित प्राधिकारी के पास। ठीक है। तो आंसर होगा इसका विहित प्राधिकारी। क्वेश्चन नंबर 67 में देखो, कह रहा है प्रत्येक जो ग्राम सभा है उसकी प्रतिवर्ष कितनी सामान्य बैठकें होती हैं? तो इसमें एक मैंने अभी पीछे बताया था, एक अध्याय की मैंने चर्चा की थी। अध्याय 3, 1947 का जो अधिनियम है उसका अध्याय 3। इसका टाइटल क्या है? टाइटल से ही आप पता कर पाओगे कि जो बैठकें होनी है वो कितनी होनी है। तो ये जो इसका टाइटल है, इसके अंदर जो धाराएं दी हैं उसमें इन सब बातों की चर्चा विस्तार पूर्वक की गई है। तो ये जो अध्याय 3 है इसमें ग्राम सभा की बैठकें और उनके कृत्य पर चर्चा की गई है कि ग्राम सभा के क्या काम हो सकते हैं और ग्राम सभा की कितनी बैठकें कब कब हो सकती हैं। ठीक है। तो इसकी चर्चा की गई है अध्याय 3 के धारा 11 में। क्या 11 में कहा गया है? जो 11 का सब क्लॉज 1 है उसमें कहा गया है कि प्रति वर्ष 2 सामान्य बैठकें ग्राम सभा की होनी चाहिए। ठीक है। फिर से समझो, अध्याय 3 ग्राम सभा की बैठकें और उनके कार्यों की चर्चा करता है। इसकी धारा 11 में कहा गया है कि प्रत्येक वर्ष 2 बैठकें होनी चाहिए। ये धारा भी आप याद रखो। 1-1-11 यानी कि 1-1-2। आप ऐसे थोड़ा लिंक भी लगा सकते हो बैठकों के मामले में। ठीक है। तो जैसे भी है आपने याद करना है। अच्छा, ये 2 बैठकें होनी है तो पहला ये हमारा तीसरा उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है। इसी में एक कंफ्यूज करने वाला एक और प्रश्न बनता है। आओ उसको देख लेते हैं। एक धारा, ये 11 है, ये 12 है, 12 का खा। ठीक। इसमें चर्चा की गई है ग्राम पंचायतों की बैठकों की। ग्राम पंचायतों की बैठकें। ठीक है। अब आप कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, क्योंकि ग्राम सभा की बैठकें कहाँ हैं? ग्राम सभा की बैठकें प्रत्येक वर्ष 2 होनी है। वो है धारा 11 में।
और अगर आपसे पूछ दे कि ग्राम पंचायत सभा की जगह अगर पंचायत लगा दे कि पंचायत की बैठकें, तो फिर आंसर होगा धारा 12 का था। अब इसकी बैठकें देख लो। प्रत्येक वर्ष, इसकी प्रत्येक वर्ष में नहीं होती हैं, इसकी कहा गया है कि प्रत्येक मास बैठक होनी चाहिए, कि हर महीने एक बैठक होनी चाहिए। ठीक है, प्रत्येक महीने बैठक होनी चाहिए। और इसमें दूसरी कंडीशन लगा दी है कि अगर जो दो बैठकें हैं, दो बैठकों के बीच 2 मास का अंतर नहीं होना चाहिए। ये भी बात समझो। एक तो ग्राम पंचायतों की बैठक प्रत्येक महीने होनी चाहिए। दूसरी बात, दो बैठकों के बीच में 2 महीने यानी 60 दिन से ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहां से समझाने का मेरा मतलब ये था कि आप कंफ्यूजन में ना आए। अगर आपसे ग्राम सभा की बैठकों की बात करेगा तो धारा 11 होगा। ग्राम पंचायतों की बैठक की बात करेगा तो धारा 12 का खा होगा। ग्राम सभा की बैठक प्रत्येक वर्ष कितनी होती है तो 2। लेकिन वहीं अगर आपसे पूछ दे ग्राम पंचायत की बैठक कितनी होती है प्रत्येक महीने में, तो फिर एक महीने में एक बैठक अनिवार्य है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो। कॉमन सर्विस सेंटर खोलने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? बताओ भाई। एक ये शख्स है, ये खोलना चाहता है कॉमन सर्विस सेंटर, तैयारी कर रहा था, नहीं लगी नौकरी, तो बेचारा, हाँ, कॉमन सर्विस सेंटर खोलने के लिए फिर अप्लाई करेगा। तो फिर अप्लाई करने के लिए इसके पास क्या योग्यता होनी चाहिए? सबसे पहले तो ये 18 वर्ष का हो। दूसरी बात, ये जहाँ खोल रहा है वहाँ का लोकल निवासी हो। ठीक है। तीसरी बात, ये कम से कम कक्षा 10 पढ़ा हो, कक्षा 10 पास हो। तीसरी 3 बातें हो गई। चौथी बात क्या हो सकती है? इसके पास कंप्यूटर हो, और कंप्यूटर की इसके पास हो जानकारी। और क्या हो सकता है? और हो सकता है कि चूंकि ये सीएससी का काम करेगा, तो फिर बैंकिंग ट्रांजैक्शन का काम करेगा, तो फिर इसे अंग्रेजी आनी चाहिए। अंग्रेजी बहुत अच्छी ना आती हो तो बहुत बुरी भी ना आती हो, मतलब अंग्रेजी का ठीक ठाक ज्ञान हो, लिख लेता हो, पढ़ लेता हो। ठीक है। और अगर ये ट्रांजैक्शन करेगा तो प्रति ट्रांजैक्शन इसे कितना रुपया दिया जाएगा? 11 रुपया। इसे भी आप ध्यान रखो। तो कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखो। अ, उत्तर प्रदेश में पंचायतों के चौथे आम चुनाव कब संपन्न कराए गए? आपसे ये केवल पूछा है। तो जो चौथे पंचायतों के आम चुनाव थे 1972, 1973, ये 1972 और 73 में संपन्न कराए गए। ठीक है। और इस स्थिति में जब पंचायतों के चौथे उत्तर प्रदेश में आम चुनाव संपन्न कराए जा रहे थे, तब उत्तर प्रदेश में जो ग्राम पंचायतें थीं, उत्तर प्रदेश में जो गांव की पंचायतें थी वो कितनी थी? वो थी 72,834। ठीक है। कितनी ग्राम पंचायतें थी, आप ये डेटा भी याद रखोगे। उस समय उत्तर प्रदेश में न्याय पंचायतें कितनी थी? बताओ। उत्तर प्रदेश में न्याय पंचायतें थी 8792। ये भी डेटा याद रखो। ठीक है। साथ ही साथ ये था, ये कौन सा चुनाव था? हाँ, चौथा। ये चौथा चुनाव था। अगर हम आपसे पूछें कि पांचवा चुनाव कब संपन्न हुआ? 1982 में, इसको भी ध्यान रखो। छठा चुनाव कब संपन्न हुआ? 1988 में, आप इसे भी ध्यान रखो। ठीक है। तो ये हमारा पंचायत, ग्राम पंचायत अधिकारी का तीसरा भाग था। और कोशिश रहेगी कि इसके अन्य भाग भी जल्दी जल्दी हम लाएं। तो इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।